श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की शोध छात्रा श्रीलक्ष्मी KS। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्री लक्ष्मी है और मैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ और मेरा प्रपत्र का विषय है लोकतंत्र और आदिवासी समाज रेडसोन उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में। 21वीं सदी के विमर्शों में आदिवासी विमर्श केंद्र में है। जहाँ कुछ विमर्श राजनीति में पले पड़े तो कुछ अस्मिता व व्यक्तित्व को लेकर वाद विवाद के विषय रहे। वही आदिवासी विमर्श में राजनीति और अस्मिता दोनों का समावेश है। आदिवासी विमर्श मुख्यतः अपनी पहचान को बचाने की आवाज है। आज के दौर में विकास के नाम पर आदिवासियों को अपने पैतृक संपत्ति से बेदखल किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में कई अधिकार होते हुए भी अपने मूलभूत अधिकारों से वे वंचित हैं। रमणिका गुप्ता के शब्दों में जमीन अधिग्रहित कर उन्हें विस्थापित ही नहीं किया गया, बल्कि इस संदर्भ में संविधान में प्राप्त मूल अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया है। विनोद कुमार जी का रेडसोन उपन्यास आदिवासी जीवन संघर्ष और समस्याओं का एक खुला दस्तावेज है। इस उपन्यास के संबंध में कवि एवं पत्रकार धर्मेंद्र सुशांत का कथन है, झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष गाथा की मार्मिक गवाही है। यह उस शासन सत्ता के खिलाफ एक अभियोग है जो विकास के बहाने करोड़ करोड़ जनों को उनकी जमीन से उजाड़ देता है। यह उस राजनीति के खिलाफ एक सवाल भी है जो जन सामान्य के बूते खड़ी होती है मगर उसी का गला दबाने लगती है। रेडसोन उपन्यास झारखंड के आदिवासी जीवन की करुण गाथा है जो झारखंड के विभाजन के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। इस उपन्यास का हर पात्र एवं उनकी समस्याएं सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के आदिवासी समूहों एवं उनकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस उपन्यास में अनगिनत समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इसमें से प्रपत्र के लिए उपन्यास में चित्रित लोकतंत्र को लिया गया है। लोकतंत्र का मतलब है जनता को संविधान प्रदत्त समान अधिकार अर्थात सरकार निर्माण में हिस्सेदारी। आदिवासी समाज को इस हिस्सेदारी कहां तक प्राप्त हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आदिवासी समाज की एक सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहभागिता है। वह एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात वह सहभागी लोकतंत्र है। इस उपन्यास का मुख्य विषय झारखंड का विभाजन है। इसमें आदिवासी समाज से यह कहकर वोट लिया जाता है कि झारखंड को विभाजित किया जाएगा, आदिवासियों के लिए एक नया राज्य बनेगा और अपने अधिकारों के लिए उन्हें अधिक संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे। अपनी भाषा को, संस्कार को, रीति रिवाज को, साहित्य को बचाने के लिए और बाहरी हस्तक्षेप के कारण होने वाले प्रताड़न और शोषण से उन्हें मुक्ति मिलेंगे। इस सभी के आधार पर झारखंड को अलग राज्य बनाने की नीति तैयार की गई थी, लेकिन यह सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया था। आदिवासियों को अपने जाल में फंसाकर राजनीतिक नेता वोट लेते हैं और चुनाव में जीत जाते हैं। इसके लिए विनोद कुमार जी ने यहाँ गुरुजी नामक पात्र का उदाहरण दिया है जो आदिवासी होते हुए भी अपने जन समुदायों को कुछ कर देने के बजाय मुख्यधारा के लोगों से हाथ मिलाकर आदिवासियों से सर्वस्व छीन लेता है। आदिवासी नेता जिसे अपने समाज के लिए कुछ करना था, वह मुख्यधारा समाज से या नेताओं से मिलकर अपने समाज का सफाया करने में तुला हुआ था। जंगल झाड़ में वर्षों भटकने वाले गुरुजी अब कंपनी के आवासीय कॉलोनी में अधिकारी वर्ग के बीच रह रहे थे और नफासत से रहने की कला सीख रहे थे। जो समाज सहभागी लोकतंत्र का है उसे मुख्यधारा समाज की इस कटु राजनीति को समझना बहुत मुश्किल था और उसका पालन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल का काम था। आदिवासी समाज को इस भ्रष्ट राजनीति के कारण अपना सर्वस्व त्यागना पड़ा है। जो समाज लोकतंत्र के असली अर्थ को समझते हैं उनको भारतीय राजनीति एवं लोकतंत्र का अर्थ पचना मुश्किल था। जो लोकतंत्र जनताओं की हिस्सेदारी एवं स्वतंत्रता के लिए बनाया गया था, वह लोकतंत्र आज उन्हीं जनताओं के अधिकारों को छीनने में तुले हुए हैं। आदिवासी समाज की बात की जाए तो बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक नीतियों के कारण उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़कर पलायन एवं विस्थापन करना पड़ा है। अपने सर्वस्व अपने आंखों के सामने नष्ट होते हुए उन्हें देखना पड़ा है। इस संदर्भ में इस उपन्यास का मुख्य पात्र कालीचरण
कहते हैं, शोषण और अन्याय तो इस व्यवस्था में बदमूल है, जिसे देश की आधी से अधिक आबादी झोपड़पट्टियों में, महानगरों के फुटपाथों में रहती है। उस देश का राष्ट्रपति सैकड़ों कमरों वाले महलों में रहता है, जनप्रतिनिधि आलीशान बंगलों में रहते हैं। सोचो जरा, यह कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया है। उसी लोकतंत्र आज आदिवासी समाज को अपने संस्कारों से, रीति रिवाजों से, अपने आचार विचारों से भगाने और शहरों में जाकर गुलाम बनने के लिए मजबूर करता है। तो इस तरह के लोकतंत्र पर आदिवासी जनता का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। आदिवासी समाजों में जब भी कोई फैसला होता है तो मिलजुल कर समस्याओं का समाधान या फैसला सुनाया जाता है। हमारे लोकतंत्र पर नेता बोलते हैं, बाकी लोग उनका पालन करते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति आदिवासी समाजों में नहीं है। जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं उसका सही पालन सिर्फ आदिवासी समूहों पर ही होता है, ना कि हमारे मुख्यधारा समाज की राजनीति पर। उसका सही मायनों में पालन और संचालन सिर्फ आदिवासी समुदाय में होता है। राजनीति एवं लोकतंत्र जैसी मान्यताओं को सही अर्थ में समझने के लिए मुख्यधारा को आदिवासी समुदाय से पढ़ने की आवश्यकता है। इस उपन्यास में विनोद कुमार जी ने स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि हमारे लोकतंत्र की जैसी मान्यताएं हैं, आदिवासी समाज कभी भी सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र उनसे सब कुछ छीनने का प्रयास करता है और सही अर्थों में लोकतंत्र का पालन यहाँ नहीं होता है। फलतः आदिवासी लोगों को भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र जिस स्वतंत्रता एवं हिस्सेदारी की बात करता है वह आदिवासियों के संदर्भ में सिर्फ संविधान के पन्नों तक सीमित है। आदिवासी जीवन की सबसे विषम स्थिति है बचाने वालों की हाथ की कठपुतली बनना। सरकार और राजनीति जनताओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ सरकार और राजनीति आदिवासी जीवन को नरकपूर्ण बना रही है। वन संपत्ति पर हक जमाने और पैसा कमाने के लिए राजनीतिक नेता आदिवासी जीवन संघर्ष एवं समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर आदिवासियों को अपने ही पैतृक संपत्ति से बेदखल किए जा रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि वे कहीं भाग जाए। यहाँ सरकार अपने हितों की पूर्ति के लिए आदिवासी नेताओं को भी अपने वश में कर लेती है। रेड ज़ोन उपन्यास में विनोद कुमार जी ने इसका चित्रण गुरुजी नामक पात्र के द्वारा किया है, जहां गुरुजी ने गैर आदिवासी तथा राजनैतिक नेताओं के साथ मिलकर लेवाटैंड की आदिवासी जनता की जमीन कंपनी द्वारा हड़पने की मौन अनुमति देती है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र कालीचरण कहते हैं, अभी भी मोहभंग नहीं हुआ है गुरुजी से। तुम लोगों की कंपनी के क्वार्टर को कब्जा करके उनमें रहते हैं और तुम्हें लगता है कि वे कंपनी से तुम्हारा हक दिलवाएंगे, तुम सबको बेच दे खाएंगे। वे वन संपदा को कब्जा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पैसा वसूल करती है और आदिवासी जनता के जीवन को नजरअंदाज करके उनकी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के बजाय उनको वनवासी कहकर हशेकृत करती है। सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों जंगल के हकदार आदिवासी लोगों से उनके हक छीनने एवं संविधान और कानून के नाम पर जंगलों में हक जमाए बैठी है। बाहर से आदिवासी समाज को मदद करने वालों का मुखौटा पहनकर अंदर से उनकी पूरी जिंदगी को नरकपूर्ण बनाने की नीति ही आजकल सरकार एवं राजनीतिक नेता लोग अपना रहे हैं। इस उपन्यास में मुख्यतः झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए प्रयत्न करने वाले राजनीतिक नेताओं को दिखाया गया है। सच कहे तो यह आदिवासी समूह झारखंड को अलग राज्य बनाने का सिर्फ एक माध्यम है। राजनीतिक लोगों ने इनके हाथों की कठपुतली की तरह उपयोग किया है और अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद इन्हें पीछे धकेल दिया गया है। इस उपन्यास में विनोद कुमार जी कहते हैं, अलग झारखंड राज्य के लिए कितने अरसों से संघर्ष हो रहा था, न जाने कितने लोग शहीद हुए और सत्ता मिली तो फिर वही सब निहित स्वार्थों की लड़ाई ही रह गई है सत्ता। आदिवासियों का वोट मिलने के लिए झारखंड को अलग बनाने की मांग को पूरी करने के लिए
आदिवासी लोगों को काम, शिक्षा और सुरक्षा का वादा देकर राजनीतिक नेता आदिवासियों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ गुरुजी कहते हैं, जब तक अलग राज्य नहीं बनता, तब तक तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं। इसके पीछे झारखंड को खंडित करने की राजनीति है। आदिवासी लोग सदियों से संघर्ष से जूझते हैं। हमेशा आश्रयकृत यह समाज अपनी भूमि पर अपनी पुश्तैनी धंधा करके जीना चाहते हैं, लेकर गैर आदिवासी की तरह सरकार और राजनीतिक नेता उनको प्रताड़ित करते हैं। सरकार जिन्हें रक्षक होना है, वह यहाँ आदिवासियों के लिए भक्षक सिद्ध हुई है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता एवं अस्तित्व का संरक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें आदिवासी भी शामिल है। भारतीय संविधान ने आदिवासियों को भी लोकतंत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं और अपने अधिकारों को संरक्षित करने का अवसर प्रदान तो किया है। यह कहाँ तक संभव हो पाया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है और उसे अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। आदिवासियों के संदर्भ में कहा जाए तो उनकी इस स्वतंत्रता सिर्फ संविधान तक ही सीमित है। लोकतंत्र सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। उसमें आदिवासियों का स्थान क्या है? आज भी यह एक सवाल है। बाहरी तौर पर उनकी आजीविका के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सभी तरह की सुविधा भारतीय सरकार ने प्रदान की है। कहाँ तक यह सुविधा उन्हें प्राप्त हुई है, यह विचारणीय है। जब राजनीतिक लोकतंत्र की बात की जाए तो राजनीति में अब आदिवासी लोगों की भागीदारी तो हो रही है, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उपन्यास में जिस तरह विनोद कुमार जी ने दिखाया है उसी प्रकार कई आदिवासी नेताओं को पैसा और सुख सुविधाओं का लालच देकर उन्हें मुख्यधारा समाज के नेता अपने वश में कर लेते हैं और आदिवासियों को अपने ही पैतृक संपत्ति से बेदखल करने की साजिश की जाती है। इस तरह की कई सारी समस्याएं आज आदिवासी समूह के सामने हैं। लोकतंत्र जहां सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता देता है, जहां तक आदिवासी समाज में लोकतंत्र सफल हो पाया है, यह एक चर्चा का विषय है। आदिवासियों के लिए लोकतंत्र का मतलब सभी कार्य को जीवन से या अपने समुदाय से संबंधित हो मिलजुल कर करना। जिस तरह आदिवासी समाज में उसका पालन होता है, उसी प्रकार दूसरे समाज में नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से मुख्यधारा समाज का जो लोकतंत्र है, उसे आदिवासी लोकतंत्र से मिलाना बहुत मुश्किल है। संक्षेप में कहा जाए तो आदिवासियों की समस्या पूर्ण रूप से समझने की क्षमता एक आदिवासी को ही होती है। जब बाहरी हस्तक्षेप होता है या उनकी राजनीति या लोकतंत्र में उनके लिए कोई प्रतिनिधि बाहर से आता है, तो सही तरह से उनकी आवश्यकताओं की मांग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र में आदिवासियों की जब बात होती है, उस राजनीति में आदिवासियों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। उनकी समस्याएं शिक्षा से संबंधित है, उनके संस्कार से संबंधित है, पैतृक हनन से संबंधित है और उनके अस्तित्व से संबंधित है। लोकतंत्र की बात पूर्ण रूप से उन्हें संरक्षित करने के लिए एक आदिवासी का या आदिवासी प्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक है। इस उपन्यास में गुरुजी नामक पात्र द्वारा दिखाया गया है कि राजनीतिक प्रतिनिधि होते हुए भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बाहरी राजनीति का हस्तक्षेप जब आदिवासी समाज में नहीं रहेंगे और अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा वे अपनी आवश्यकताओं की मांग करते हैं, तो उसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलने की आवश्यकता है। हिंदी आदिवासी साहित्य द्वारा रचनाकार यह बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जिस लोकतंत्र की बात करता है, वह लोकतंत्र आदिवासी समाज में सही तरह लागू नहीं हो पा रहा है और सभी राजनीतिक नेता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदिवासी समाज का उपयोग करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी होते हुए भी आज भी आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। सरकार एवं राजनीतिक नेता को इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। हिंदी आदिवासी रचनाओं में इस तरह राजनीति और एवं लोकतंत्र से वंचित आदिवासियों का चित्रण भरपूर मिलता है। आज भी वे अंधकार भरी दुनिया में जीते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन लाने के लिए अधिक आदिवासियों को राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ेगा और अपनी आवश्यकताओं की मांग करनी पड़ेगी और हमारी सरकार को उनकी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने की भी जरूरत है। और आदिवासी लोकतंत्र एवं राजनीति से हमारे राजनीतिक नेताओं को लोकतंत्र का सही अर्थ सीखना होगा। इस विचार से समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।